with Maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. Today we are going to discuss the topic system of linear equations. Dear students, आज का जो टॉपिक है ये जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं. ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही आते हैं. हमारे सिलेबस में भी है ये टॉपिक, पर उसमें बहुत शॉर्ट में है. और मेरी जो इसके पहली वाली जो वीडियो थी डिटर्मिनेंट पार्ट 3 में, मैंने उसमें एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का दिया था, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही है. लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको डिटेल में पढ़ना होगा, और इसलिए ही आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ. चलिए शुरू करते हैं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म इसका होता है वो, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो Ax इज इक्वल्स टू बी होता है. ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो ऑन A1n x टू द पावर n B1, A21 x1 A22 x2 डैश 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 A2n xn इज इक्वल्स टू B2. इसी तरीके से नीचे भी m तक हो सकता है ये, m2 x2 सो ऑन mn x टू द पावर n b पावर नहीं सॉरी xn होगा ये. तो ये इसका जनरल फॉर्म है. ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, n है, n वेरिएबल्स. तो जो ज़्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं या हमारे सिलेबस के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर उसमें वेरिएबल कितने होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं, ज़्यादातर 3 ही होते हैं. ठीक है, तो अगर 3 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखना है तो यहाँ से अगर हम 3 वेरिएबल का एक सिस्टम बनाएं लीनियर इक्वेशन का, तो वो होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल्स टू d1, a2 x b2 y प्लस c2 z इज इक्वल्स टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल्स टू d3. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं. ठीक है, इसी तरीके से 2 वेरिएबल का भी ले सकते हैं, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल्स टू c2. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये वेरिएबल 3 है. तो ये एक जनरल फॉर्म है, n के फॉर्म में दे दिया है आपको, या क्वेश्चन में जिस तरीके का भी रहेगा वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. चलिए, ये अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन सेट होते हैं नॉर्मली, कितने पॉसिबल सोल्यूशन सेट्स हैं. पहला तो ऐसा होगा कि ये सपोज या ये कुछ भी हो, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन होगा, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा. ठीक है. सेकंड ऐसा भी होगा कि यूनिक सोल्यूशन निकले उसका, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ है. या तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, दूसरा यूनिक सोल्यूशन आएगा, और तीसरा आपका होगा कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आए. ठीक है, आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और इन 2 जो केसेस में कि या तो यूनिक वैल्यू आए या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस आए,
वैल्यूज़ इन्फिनिटली बहुत सारी वैल्यूज़ आए उसकी। तो ऐसे दो केसेस में ये जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, ये जो तीनों हैं अगर हम इस वाले इक्वेशन से यानी टू वेरिएबल्स जिसमें है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो अगर कोई इस तरीके का है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हैं तो ऑब्वियसली ये दो वेरिएबल होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को करेगा। ठीक है, ये थ्री वेरिएबल हो गया तो ये प्लेन को करेगा। तो इस इक्वेशन में अगर इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन मतलब क्या होता है, लाइन का सोल्यूशन, कोई भी दो लाइन उसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो जो सोल्यूशन जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वो क्या होता है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आए ही ना कुछ, यानी एक दूसरे को कहीं इंटरसेप्ट ना करें, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और तीसरा जो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन यानी बहुत सारे सोल्यूशन हो तो वो दोनों लाइन जो होगी वो सेम ही लाइन होगी, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे उसी लाइन पे, सारे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहला जो मेथड होता है जो हम और आप जानते भी हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यानी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड हम अब इससे पहले भी पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में अपने। सपोज मैं एक इक्वेशन एक ले रहा हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5। ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, इस क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। चलिए सपोज ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें तीन इक्वेशंस है, तीन वेरिएबल हैं, इसको हमें सॉल्व करना है यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहला मेथड जो हम लगा रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड से लगा रहे हैं। एलिमिनेशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक एक को एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लें, 2 3 हो, तो पहले हम एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, इसमें 3 से माइनस मल्टीप्लाई करें, 3x 9y 6z इज इक्वल्स टू 15। फिर माइनस करना है 2 से, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4y माइनस 12z इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से माइनस कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, x जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए करते हैं, 2x प्लस 6 माइनस 4z इक्वल्स टू 10, और ये है 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8। माइनस करते हैं, ये कैंसिल, 2y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हमने इतना करके क्या हो गया, x हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमें y एलिमिनेट करना है, तो y एलिमिनेट करने के लिए आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं, 4y माइनस 14z इज इक्वल्स टू 4, और ये 4 है, ये 4y माइनस 12z इज इक्वल्स टू 8। माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 4z इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से करते हैं, 2y माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, 2y ये माइनस 14 प्लस 2 इधर जाएगा तो 16, 2y इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 8, राइट। और y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 3 इंटू वाई 8 माइनस 2z की वैल्यू 2 5 x प्लस 24 माइनस 4
5, ये 20 इधर गया तो -15। तो देखा आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी x, y और z की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, यानी जो इसका सोल्यूशन सेट बना वो -15, 8, 2। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कि इससे एक वैल्यू हमें यूनिक वैल्यू मिल गई है, यानी हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। तो ये जो वैल्यू है ये एक यूनिक वैल्यू, इसलिए ये कैसा सिस्टम होगा, ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड होता है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने का। हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो है रो रिडक्शन और गॉसियन एलिमिनेशन भी इसको कहते हैं, ये मेथड है। और ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जेई पर्पज़ से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे लग जाएंगे आपके, आप इसको ध्यान से पढ़िए। रो रिडक्शन मेथड में चलिए वही सेम क्वेश्चन जो है हम अब रो रिडक्शन से करते हैं, जो हमने एलिमिनेशन से किया है वही अब रो से करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, यानी Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख लीजिए। Ax इज इक्वल्स टू बी में आप 1, 3 यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए, -2, 6, 3, ये x, y, z और इधर 5, 7, 8। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये क्या होती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरली क्या होती है कि इसमें हम A यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है और एक लाइन खींचकर दूसरे साइड में B लिख देते हैं, यानी ये A क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और B क्या है ये कांस्टेंट टर्म वाली मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है ताकि हम जो भी ऑपरेशन करें वो इसमें और इसमें दोनों में हो सके। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है एक लाइन से सेपरेट करके, तो उस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ऑगमेंटेड फॉर्म कहते हैं। तो उसके बाद आपको इस फॉर्म में इसको लिख लेना होगा, यानी 1, 3, 2, 3, 5, 4, -2, 6, 3। अब बीच में एक लाइन खींचना है, ये आपने A लिख दिया, अब B लिखना है 5, 7, 8। ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपको जो ऑपरेशंस हैं वो जब आप इसमें करें तो इसमें भी हो, इसलिए हमने दोनों को साथ में कर दिया है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। चलिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना होगा। अब ये एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा। एशेलॉन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है कि अगर 3/3 का है कोई मैट्रिक्स है तो वो, या ऑगमेंटेड टाइप की मैट्रिक्स है अगर, तो यहाँ पे डायगोनल में 1, 1 और इधर 0, 0, इधर कोई भी नंबर रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर हो सकता है, या यहाँ नंबर भी हो सकता है, यहाँ 0 भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि जो सबसे ज़्यादा 0 जिस रो में हो वो सबसे बॉटम में हो, फिर उससे कम। ठीक है, और ये जो डायगोनल्स हो वो 1, 1 हो, तो इसको एशेलॉन फॉर्म में, यानी हमें इसमें रो ऑपरेशन करके इसको एशेलॉन फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलिए हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो एशेलॉन फॉर्म के लिए यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो एक ही साथ तो हो नहीं जाएगा, 1 बाई 1 करके इसको करते हैं। तो पहला मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 में। R3 में क्या करता हूँ, R3 -2 R1, इसको करने से क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक और कर रहा हूँ R2 में माइनस करूँगा 3 R1 से। ठीक, चलिए, तो R1 तो चेंज होगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब R2 चेंज होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 - 9 -4, इसमें 6 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 - 6, 6 माइनस, तो ये 12 हो जाएगा। राइट, और ये आपका हो जाएगा 3, 15, 7 - 15 -8। ठीक है, फिर इसमें R3 में क्या करना है, R3 - 2 R1, तो ये 0 हो जाएगा।
इसमें 2 करें तो ये 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 3 और माइनस माइनस गेट प्लस और 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 4, तो 3 + 4 7, इसमें ये हो जाएगा 10, 8 माइनस 10 माइनस 2। ठीक है, आपने ये कर दिया है। अब 2 तो बन गया 0 आपका, एक यहाँ पे भी 0 चाहिए आपको। तो इसके लिए आप 0 अगर करना चाह रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको कर दिया जाए तो भी ये 0 हो जाएगा। यानी एक ऑपरेशन और करते हैं यहाँ पर, R3 में हम कर रहे हैं R3 में 2R3 माइनस R2 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 3 माइनस 2 5 0 माइनस 4 12 माइनस 8। ठीक, चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए तो ये तो आपका 0 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 और +4 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका इसमें आप करिए तो -4 और माइनस माइनस गेट प्लस, यानी यहाँ पे -4 + 8 यानी +4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 0 तो आ गया, बस यहाँ पे 1 होना है। तो यहाँ 1 करने के लिए आपको आप R2 में -1/4 R2 अगर कर दें तो देखिए उससे क्या होगा। 1 3 -2, ये सारी चीज़ें मैं इस फॉर्म में लाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस फॉर्म में ही लाना है तभी ये सॉल्व होगी। R3 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको भी लिख देता हूँ मैं ऐसे ही। चलिए -1/4 करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -3 4 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस गेट प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सब आ गया, बस यहाँ पे ये रह गया है 2। ठीक है, तो आप इसमें भी वही कर सकते हैं। R3 में 1/2 R3 कर दें अगर तो 1 0 0 3 1 0 -2 -3 5 2, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जब आप इस तरीके से बना लें तो फिर आप अगर देखें यहाँ पर ध्यान से तो पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा y, ये z। तो यहाँ पे z = 2 हो गया, ये क्या हो गया y - 3z = 2। z की वैल्यू पुट करिए तो y - 6 = 2, y = 8। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए x + 3y - 2z = 5। x y जो है वो 8 आया है, z की वैल्यू 2। x = 5 - 20, x = -15। तो यहाँ पे देखा आपने कि इस वाले मेथड से यानी रो रिडक्शन से भी हमने x y और z की वैल्यू निकाल ली और वो भी सेम आई है जो एलिमिनेशन मेथड से हमने की थी। ठीक है, तो ये रो रिडक्शन मेथड हो गया। इसी के बेसिस पे एक थ्योरम है वो पढ़ते हैं, उरूश-कैपेली थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है देख लेते हैं। दो चीज़ें कहता है कि इफ़ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो क्या होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो वो उसका सलूशन होगा, वो जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो सलूशन होगा वो क्या होगा, कोई भी सलूशन नहीं होगा उसका, नो सलूशन होगा। इसलिए वो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। दूसरी बात ये थ्योरम कहता है कि इफ़ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, यानी हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है, ये तो इससे थ्योरम हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट में डाल रही होगी कि रैंक कैसे निकालती है, रैंक क्या है, ये रैंक कितनी होगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 1 0 0 0 0 0 1 5 4 5 3 1। ठीक, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरी हुई और कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिर्फ इतनी हुई। ठीक, अब रैंक का है। रैंक जो होती है वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, हमें ये देखना होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी ऐसी रो हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, जो पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ज़ीरो हुआ तो वो नॉन ज़ीरो हुई, नहीं, पूरा अगर ज़ीरो हो गई तो वो नॉन ज़ीरो नहीं कहलाएगी। उस रो में कोई भी एक अगर एलिमेंट नॉन ज़ीरो हुआ तो वो नॉन ज़ीरो रो ही कहलाएगी। उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर, तो ये अगर पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम इसको देखें, ये पूरी मैट्रिक्स को, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2 3 3 है। ये ज़ीरो रो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी है। तो यहाँ पर जो इसकी रैंक है ऑगमेंटेड की वो कितनी है, 3 है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए आप, तो इसकी रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, ये तो ज़ीरो है पूरी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पे 2 है। तो यानी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो इस केस में जब इसकी रैंक ग्रेटर हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, वहीं जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था कि जब ऐसा हो, जो क्वेश्चन लिया था ना अभी हमने ये वाला, ठीक है, इस टाइप का अगर हो तो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ 3 है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 3 है। तो जब दोनों की 3 हो गई तो वो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक, यानी एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है यूनिक आएगी एक, और वो कंसिस्टेंट होगा। और आपने अभी जो इसको सॉल्व किया था तो आपने यहाँ पे देखा ही था, ये यूनिक सोल्यूशन हमें मिल गया था। ठीक है, तो ये थ्योरम था। अब थ्योरम हो गया तो अभी तक हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं, तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो मेथड है वो क्रेमर्स रूल, ये तीसरा मेथड होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक रूल होता है, क्रेमर्स रूल कहलाता है ये। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम एक लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जिसमें 3 वेरिएबल हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x, dx लिखते हैं। और ये कैसे निकलता है, यानी आपको x वाले को डिलीट कर देना होगा, तो जो आपको दिख रहा है वो लिख दीजिए आप, यानी b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। ये रूल भी जो है मेथड ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने का लीनियर इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो dx इस तरीके से लिख देंगे। फिर dx लिखने के बाद आप निकालिए dy, dy के लिए आपको y वाला टर्म डिलीट करिए, तो जो जो दिख रहा है उसकी डिटर्मिनेंट बना दीजिए। तो y वाले को करेंगे तो आप a1 a2 a3, b1 वाले को नहीं करेंगे, c1 c2 c3 d1 d2 d3। और फिर इसी तरीके से dz में z वाले को करें तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3।
ठीक है, इस तरीके से आप डी एक्स डी वाई डी जेड लिख लेंगे और उसके बाद x जो होगा, जो सोल्यूशन होगा, x जो हो जाएगा वो आपका डी एक्स बाई डी होगा, y की वैल्यू आप निकाल सकेंगे डी वाई बाई डी करके, और z की वैल्यू निकाल सकेंगे डी जेड बाई डी करके। ठीक है, तो ये क्रेमर्स रूल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने पहले लिया था, जिसको सबसे पहले एलिमिनेशन से देन गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व किया था, उसी को लेते हैं और क्रेमर्स रूल से सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेम वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो x वो जो था वो मैं नोट कर लेता हूँ। ये था, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आपको सिस्टम मिल गया आपको लीनियर इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व करना है हमें क्रेमर्स रूल से। तो क्रेमर्स रूल जैसा कि अभी मैंने बताया वही करते हैं। सबसे पहले डी लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ही होता है, ये 1 3 2 3 5 4 -2 6 3 यही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट निकाल ले रहा हूँ, कोई एलिमिनेशन वगैरह कोई ऑपरेशन नहीं करता हूँ मैं। तो ये 15 - 24 - 3 9 - 12 2 12 - 10 इट मीन्स ये आपका हो गया -9। यहाँ पे आ गया आपका -3 माइनस गेट +9, देन यहाँ पे 2 आएगा तो -4, इसका मतलब -4 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू जो आ गई आपकी -4 आ गई। चेक कर लेते हैं 15। चलिए, अब dx लिखना है। तो dx के लिए ये वाला छुपाते हैं, हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जो बच रहा वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 48 -21 माइनस गेट प्लस हो जाएगा। इसको मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये 15 - 24 ये आपका हो जाएगा 727, और यहाँ पे आएगा 12, और ये 5 में -9, इट मीन्स ये हो गया 81 24 -45। ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो गया ये आपका 5 45, इट मीन्स इसको करते हैं तो ये 0 आ गया, $60, राइट। चलिए, dx जो आ गया आपका 60 आ गया। इसी तरीके से dy निकालना है। dy के लिए y वाला डिलीट करिए, 1 3 2 -2 6 3 5 7 8। चलिए, इसको निकालते हैं। 1 48 -21 +2, ये 24 -14 +5 9 - 12, ये हो गया आपका 27, और ये यहाँ से आपका 10 आएगा, 10 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -3 -15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप, तो ये हो जा रहा है आपका 47 to 32। ठीक, डी जेड निकालते हैं, इसको करते हैं। तो 1 3 2 3 5 4 5 7 8। ठीक है, 1 40 -28 40 -28 -3 24 -14 +5 12 -10। चलिए, ये हो गया आपका 12,
ये 10 तो -30 और यहाँ पर आएगा 2 यानी 10, राइट। चलिए 22 यानी -8 आ जाएगा। अब जब आपने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy dz निकाल लिया, तो x कैसे निकलेगा? वो dx/d से निकलता है। dx आपका कितना आया हुआ है? 60/d आया हुआ है -4, ठीक। इसको कैंसिल करें तो -15, x की वैल्यू आ रही -15, ठीक। y जो होता है dy/d, dy आपका 32 और dy/32, d है -4 यानी -8, ठीक है। और z जो हो गया dz/z यानी dz है -8 और -4, इट मीन्स 2, ठीक है। तो सारी तो -8 आ रही, एक ये 32, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं प्लस माइनस शायद गलत हो गया है, क्योंकि ये जो है वो सब में क्या आ रही थी? 8 आ रही थी। मैं चेक करता हूँ इसको। यहाँ पर एक करेक्शन है, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो क्रैमर्स रूल होता है यहाँ पर ये निगेटिव होता है, या अगर आप यहाँ पे निगेटिव ना लगाएं तो आपको D1 वाला D1 D2 D3 को इधर करना होगा और C1 C2 C3 इधर रहता है। तो नॉर्मली हमें वो क्या होता है कि याद करने में, लर्न करने में थोड़ा सा, जैसे अभी तो हमने लर्न किया कि y को डिलीट कर दें तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 होगा, क्योंकि बाकी सारे में तो वो अप्लाई होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आप जो याद करिए इसको यहाँ पे माइनस याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम dy निकालेंगे तो माइनस आगे एक लगा देंगे, उससे अब क्या हो जाएगा, ये -32 हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस गेट प्लस, ये +8 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसको कि क्रैमर्स रूल में dy में यहाँ पे माइनस होता है, अगर आप सीक्वेंस वाइज याद कर रहे हैं। वैसे तो dy क्या होता है, dy में पहले ये लिखते हैं, देन ये लिखते हैं, देन ये लिखते हैं, ये सीक्वेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंशियल याद करना है, ये देन ये, तो आप एक माइनस लगा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि हम इंटरचेंज कर देते हैं, कर सकते हैं माइनस लगा के। तो ये याद रखिए आप यहाँ पर। तो देखा आपने यहाँ पर भी जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -15, 8 और 2 आ रहा है। यानी पहले हमने d निकाला, dx dy फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, फिर x = dx/d, y = dy/d, z = dz/d से निकाल कर सोल्यूशन सेट निकाला, तो वही आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। एक और मेथड है, वो पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या है वो। ये जो फोर्थ मेथड है वो होता है मैट्रिक्स मेथड, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे पिछले वीडियोस में। डिटर्मिनेंट का जब मैं वीडियो बना रहा था पार्ट 3 में, आपको ये मिलेगा मैट्रिक्स मेथड। इसमें जनरली क्या होता है कि हम Ax = b के फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a को इधर यानी A इन्वर्स निकालते हैं, और इससे हमें मिल जाता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको इसको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आपको, आप मेरी डिटर्मिनेंट की वीडियो देखिए, पार्ट 3 में आपको ये मिल जाएगा। इसमें जस्ट क्या होता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने, Ax = b के फॉर्म में लिख देंगे हम, उसके बाद a का इन्वर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे मेथड हो गए, इन सारे मेथड से हम निकाल सकते हैं, इसका सलूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक में एक और चीज़ रह गई है, वो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होमोजीनियस सिस्टम। ये होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम मतलब Ax = O के फॉर्म में अगर कोई सिस्टम है तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। मतलब अगर हम 3 वेरिएबल का करें या इसका करें, तो ax + by या a1x + by = 0, a2x + b2y = 0, यानी राइट हैंड साइड में 0 होगा। तो इस तरह की जो सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन का, वो होमोजीनियस कहलाएगा। या थर्ड का भी हम लिख सकते हैं, 3 वेरिएबल का भी लिख सकते हैं, 3 वेरिएबल से
वो इस तरह का सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम जो राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। वो जो हम पढ़ रहे थे वो नॉन होमोजीनियस था, वहाँ पर क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था सारों में राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये होमोजीनियस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में इससे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो चलिए देखते हैं। देखिए इस होमोजीनियस सिस्टम का जब भी सोल्यूशन आएगा तो दो तरह का सोल्यूशन बनेगा इसमें। पहला होगा ट्रिवियल सोल्यूशन, तो अब जेईई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो अक्सर इस तरह ये आपको सुनने को मिलेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। और दूसरा होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होगा कि ज़ीरो, यानी यूनिक उसका सोल्यूशन आएगा और वो ज़ीरो आएगा, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन हुआ। और इसके अदर देन ज़ीरो जो सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। यानी नॉन ट्रिवियल में क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे इसमें, तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम को देखते हैं जबकि उसका सोल्यूशन कैसा हो, ट्रिवियल हो, यानी ज़ीरो हो, यूनिक हो। फिर उसके बाद हम होमोजीनियस सिस्टम को देखेंगे नॉन ट्रिवियल में, जब कि उसके सोल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो उसके। ठीक है, तो पहले ट्रिवियल पे चलते हैं। चलिए पहले हम डील करते हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसके सोल्यूशन हो ट्रिवियल हो। तो ऐसा कौन सा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होगा वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब कि जो सोल्यूशन आए वो ज़ीरो ज़ीरो आए। ठीक है, ज़ीरो आए। ट्रिवियल का हमेशा याद रखिए कि लेस इंपॉर्टेंस, इसका जो मतलब होता है वो ट्रिवियल मतलब ही ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक लिया मैंने x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, होमोजीनियस इसलिए इधर ज़ीरो होगा। माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x प्लस वाई 3z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा, वही रो रिडक्शन से सॉल्व करना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं इसको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक, अब रो रिडक्शन या रो ऑपरेशन लगाते हैं और हम इसको एशेलॉन फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ R2 में R1 को ऐड कर रहा हूँ, देन R3 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2R1 कर रहा हूँ। ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन सबको ज़ीरो बनाने के लिए। ठीक है, ये करने से यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और ये वाला ऑपरेशन लगाने से यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा 2 6 0, ये हो जाएगा 0 3 -1 0। ठीक, ये हो गया। अब ये तो दो ज़ीरो होगा, इसको भी ज़ीरो करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं एक और कर रहा हूँ, यहाँ पर R2 में 1/2 R2 करता हूँ। तो R2 में 1/2 R2 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 अब यहाँ पर ज़ीरो लाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए मैं कर रहा हूँ R3 में से माइनस करूँगा 3 R2 को, तो उससे क्या हो जाएगा देखते हैं। क्योंकि उसमें कर रहे हैं तो सिर्फ मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ज़ीरो, और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका -1 है ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे -3, तो -1 -3 यानी -10 हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए होता है, तो आप क्या करिए R3 में -1/2
10R3 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि 1 0 0 -1 2 0 1 3, क्योंकि R3 में कर रहे हैं तो ये 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एशेलॉन फॉर्म में आ गया आपका। ठीक है, जब ये एशेलॉन फॉर्म में आ गया तो ये आपका क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसी तरीके से x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से तो x माइनस 0 प्लस 0 0 x इज इक्वल्स टू 0। तो देखा आपने, ये जो सिस्टम था इसका ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z, ये क्या है 0 0, सारे 0 आ गए। तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि जब वो उनके जो सोल्यूशन हो वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान करेंगे तो एशेलॉन फॉर्म में आपका जो डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो होगा जो वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सोल्यूशन ट्रिवियल कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। बताया था मैंने डिटर्मिनेंट के चैप्टर में ये। ठीक है, ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का देगा कि ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ट्रिवियल है। ठीक है, तो सपोज लैम्डा दे दिया 3 की जगह पे लैम्डा दिया, ट्रिवियल है, तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस है, ये कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, उसका सोल्यूशन अगर ट्रिवियल है तो उसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यानी ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए ट्रिवियल समझ में आ गया, ट्रिवियल मतलब 0, और ट्रिवियल जब होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम नॉन ट्रिवियल पे चलते हैं। चलिए जो लास्ट टॉपिक है ये हम इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे, उसके इन्फिनिट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, -x, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं वो उसकी वैल्यू जो होती है, उस सोल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है और वो 0 होती है। और नॉन ट्रिवियल जो सोल्यूशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे। ठीक है, तो ये लिया है हमने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। जैसे उसमें किया था इसमें भी वैसा ही करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको हम। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हो जाएगी आपकी 1 -1 1 -1 3 1 2 4 8 0 0 0, राइट। चलिए इसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं एशेलॉन फॉर्म में करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में इसको ऐड कर दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और R3 में मैं R1 से माइनस कर दे रहा हूँ। जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ तो 0 होगा ही, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और माइनस कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, 2 0 बन गया। अब इसको भी देखते हैं बना के, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ गया है तो जब हम इसको करेंगे, यानी R3 में R3 माइनस R2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 -1 2, R3 में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब इसमें एक काम करते हैं, और R2 में 1/2 से
R2 कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 1 0 0 माइनस 1 2 0 0 0 इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और नीचे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे x0 y0 z0 तो सब ज़ीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। y ध्यान से देखिएगा, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट z इज इक्वल्स टू k एज्यूम करना पड़ेगा। जब आप z को k एज्यूम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3k। फिर यहाँ से x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0 है, x माइनस वाई यानी प्लस 3k हो जाएगा, और ये 2k इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 5k। ठीक है, तो यानी आपकी जो वैल्यूज़ आई वो 5k और -3k और k आई। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती है वो इन्फिनिट होती हैं। तो ये देखिए इन्फिनिट हो गई है, ये जो सोल्यूशन इसका आया, जो वैल्यूज़ आई एक्स वाई जेड की, वो इन्फिनिट हो गई। क्यों, क्योंकि ये k हो गया एक। अब k की जगह पे 1 अगर रखें तो कुछ होगी, 2 रखें तो कुछ दूसरी होगी, 3 रखें तो दूसरी होगी, 0 रखेंगे तो खैर 0 हो जाएगी, 0 को तो नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो ट्रिवियल में आ जाएगा। -1 रखें, -2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, हाँ इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ k में रखें तो सोल्यूशंस भी क्या होगा, इन्फिनिट मिलता चला जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशंस जो होंगे वो हमारे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, जब हमारे वैल्यूज़ जो हो वो इन्फिनिट हो। k की वैल्यू लगते जाइए सोल्यूशंस डिफरेंट मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक कंक्लूड आपको करना होगा कि आप यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो ये जो है इसका जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये 0 0 आ गया, राइट। ये 0 0 आया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट में कोई भी रो अगर 0 0 होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 से हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस में, ये याद रखिएगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई के तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको, कि जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कहेगा कि जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो आप फ़ौरन क्या कर देंगे, वहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकाल के 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन का होगा तो आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब जो भी हमने पढ़ा है मैं इसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, वहाँ पर जब सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आज मेरा वीडियो बनाना कितना ज़रूरी था। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, टोटली 80% जो 80 या 90% आप कह सकते हैं कि वो इन्हीं सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो आप देखेंगे कि हाँ ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखिए, और इसके बाद की जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ IIT जेईई के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जेईई क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स, बाय।